चलिए नमस्कार, जीके जिसकी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस में पूछे जाने की इनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यानी कि PDF के हिसाब से 70वां क्वेश्चन है और इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चनों को पिछली क्लास में करवाया, तो आप लोग देख सकते हैं। आज करेंगे 70 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चनों को। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो नोट करेंगे अनुच्छेद 18(1) के तहत जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम या उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो राइट आंसर सी। वहीं थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए, भारत रत्न हो या फिर पद्म पुरस्कार हो, जैसे पद्मभूषण और पद्मश्री से सम्मानित कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 18(1) के तहत किसी भी प्रकार का अपने नाम के आगे पीछे ऐसे नाम यूज नहीं कर सकता है। ठीक, वही नोट करेंगे। भारत रत्न देने की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 से शुरू की गई है और सर्वप्रथम भारत रत्न जो है हमारे सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। और किसे दिया गया था, तो नोट करेंगे भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर श्री गोपालाचारी को, वहीं राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और वैज्ञानिक डॉक्टर राधाकृष्ण वेंकट रमन को 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और पहली महिला भारत रत्न पुरस्कार की विजेता कौन है, तो यह है इंदिरा गांधी। ठीक, हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया था, जिन्हें भारत की लौह महिला के नाम से जाना जाता है। ठीक, और भारत के लौह पुरुष कौन है, तो भारत के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री बने हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस अंग में सबसे छोटी हड्डी पाएंगे आप, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेफिज। ठीक, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक, तो ए इज राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेफिज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक, वही नोट करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक, नोट करेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेफिज बोला जाता है जिसे, और ये कान में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं, तो नोट करेंगे। मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बने हैं। ठीक, मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बने हैं। थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो बराकर नदी पर मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं, और मैथन तिलैया कुनार और पचेत पहाड़ी बांध जो है भारत सरदार के दामोदर घाटी निगम DVC परियोजना के हिस्से हैं। ठीक, DVC परियोजना के हिस्से है, तो राइट आंसर बराकर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी हैं, तो नोट करेंगे दीपक कर्मकार जो हैं ये पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी हैं। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल नोट करेंगे। देखिए, दीपक कर्मकार एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट हैं। उन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों ग्लासगो में कांस्य पदक जीता है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टी बनी है। ठीक, और उन्होंने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के कांस्य पदक जीता है। तो राइट आंसर दीपक कर्मकार जो हैं एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है, तो नोट करेंगे। कानूनी मामलों पर बात आती है अगर राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार को महाधिवक्ता जो है सलाह देता है। ठीक, महाधिवक्ता सलाह देता है। और केंद्र सरकार की बात करें तो कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को महान्यायवादी सलाह देता है। ठीक, ये सब चीज़ आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। वहीं केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार पर कानूनी मामलों पर जो सलाह है महान्यायवादी देता है, जिसे जनरल अटॉर्नी भी कहा जाता है। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित वकील R वेंकटमणि जो हैं ये 3 साल से कार्यकाल में हैं, जो कि अभी वर्तमान में हमारे भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक, तो हम पूछे अगर भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, तो ये हैं R वेंकटमणि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है, तो नोट करेंगे। अगर बात करें आगरा के ताजमहल की नकल तो यह है बीबी का मकबरा। जी ठीक, तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीवी के लिए। कहाँ पर बनवाया था, औरंगाबाद में। ठीक, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया है औरंगाबाद में। तो ताजमहल की जो नकल बोली जाए तो यह है बीबी का मकबरा। वहीं अगर डिजाइन बाई बात करूँ तो ये लगभग जो ये देखिए ये जो पिक्चर है ये हुमायूं का मकबरा। ठीक, हुमायूं का मकबरा है ये, और इसी प्रकार से ताजमहल भी बना हुआ है। तो नकल की बात करें क्योंकि हुमायूं का मकबरा बहुत पहले बना जा चुका था, इसके बाद बना है ताजमहल। ठीक, और ताजमहल के बाद बना है बीबी का मकबरा। ठीक, तो ताजमहल की जो नकल है ये बीबी की मकबरा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ये सब चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो नोट करेंगे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है 1930 में की गई थी। ठीक, सी राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह जिसे कह लें, महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय यह यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चलाया गया था। ठीक, और वही नोट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब खत्म होता है? तो नोट करेंगे, गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है खत्म हो जाता है। और गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो ये 5 मार्च 1931 के करीब 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, और गांधी इरविन समझौता किस प्रकार से था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना था। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता का कारण क्या था, तो बताना होगा आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना। ठीक, तो राइट आंसर 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमेस्टिक का सदस्य नहीं है? तो नोट करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से बिमेस्टिक के सदस्य हैं। तो देखिए, बिमेस्टिक के सदस्य कौन है? भारत हो गया अपना, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक, तो ये सभी देश जो हैं बिमेस्टिक के सदस्य हैं। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, भारत है और मालदीव भी नहीं है। ठीक, तो निम्नलिखित में से मालदीव जो है बिमेस्टिक का सदस्य नहीं है और साथ साथ पाकिस्तान भी बिमेस्टिक का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नोट करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है, नोट करेंगे 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष है। ठीक, और इसका पहला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। ठीक, हालांकि ये तो पुणे में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश यह अधिवेशन जो है मुंबई में किया गया था। और यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर दे रहा हूँ, तो आप लोग सारी चीज़ आप लोग नोट करेंगे। एक बार थोड़ी सी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए, नोट करेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है और इसका पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। मैंने आपको पुणे में बताया, बट पुणे में किसी प्रॉब्लम की वजह से इसे बम्बई में कर दिया गया था। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं और पहले सत्र में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और वहीं बात की है दूसरे की, तो दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में हुआ है और कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी रहे। ठीक, दादा भाई नौरोजी रहे हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। ठीक, तो राइट आंसर, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की है। दादा भाई नौरोजी कहाँ गए? ये है, सी इज राइट आंसर। और बाकी का आप लोग देख लेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1948 में कौन रहे अध्यक्ष? तो ये है पटनावी सीतारामैया। ठीक, आज़ादी के बाद का पहला सत्र। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वत में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल में स्थित है। नोट करेंगे, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे सभी दर्रे देख लेंगे। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोहिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर जो कि आपका बनिहाल दर्रा। ठीक, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुजड़ी दर्रा जम्मू कश्मीर और लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है, तो पीर पंजाल। ठीक, बी इज राइट आंसर। चलिए नोट करेंगे, बनिहाल दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है, जिसे चीरते हुए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो बनी है 2023 में। ठीक, कांजी कुंड में बनिहाल दर्रा तक रेल सेवा शुरू कर दी गई है और बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो डायरेक्टली प्रकृति से उत्पादित की जाती है, जैसे पौधे हो गया, फसल हो गई, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र का अगर आपको एग्जांपल दूं तो द्वितीय क्षेत्र वो कहलाता है कच्चे माल से किसी चीज़ का निर्माण करना, जैसे कि गन्ना से शक्कर बनाना, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है कि उससे पहले खरीदो फिर बेचो। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बात क्या है पे तृतीय क्षेत्र की, तो सबसे पहले देखें धान गेहूँ को उत्पादन करने वाले किसान, तो ये आएगा प्रथम क्षेत्र में। ठीक, प्रथम क्षेत्र में आएगा धान और गेहूँ का उत्पादन करने वाले किसान। वहीं बात करें एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करने से संबंधित है, तो ये आएगा तृतीय क्षेत्र में। ठीक, तृतीय क्षेत्र में
कच्चे रेशम का उपयोग करके कपड़ों का निर्माण करना, तो ये आएगा द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा कच्चे रेशम का उपयोग करके कपड़ों का निर्माण करना। तो क्वेश्चन में पूछा है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करने से संबंधित है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर, नोट करेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे चीज़ आप नोट करेंगे, बिजली के अलावा व्यापार सेवाएं, परिवहन और व्यापार जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हम सभी को पता है काली टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे, तो काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिसे बोला जाता है उत्तरी केनरा, ठीक, केनरा जिले के मध्य भाग में स्थित है और एक टाइगर रिजर्व है। और काली टाइगर रिजर्व को पहले दांदली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो बी इज राइट आंसर, कर्नाटका। चलिए क्वेश्चन है, विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आप सभी को बताना है विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो नोट करेंगे विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है नोट करेंगे, देखिए विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। ठीक, और इस युद्ध का जो अंत है लगभग इसमें 93,000 पाकिस्तानी सेनानी ने आत्मसमर्पण किया था। और नोट करेंगे आप सभी लोग भारत पाकिस्तान के जो 1971 का जो युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम मिले हैं, तो इससे बांग्लादेश का उदय हुआ है। ठीक, तो बांग्लादेश का जो विभाजन हो जाता है, तो ये बांग्लादेश का विभाजन 1971 में होता है। ठीक, 1971 में बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग होता है। ठीक, और 1971 के परिणाम यही है कि बांग्लादेश का विभाजन हो जाता है और विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है, तो 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के कारण इस दिन को विजय दिवस माना जाता है। ठीक, तो राइट आंसर 16 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा। तो नोट करेंगे भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना जो है ये मथुरा में स्थापित करने वाला। चूंकि मथुरा तो ऑप्शन में नहीं है तो हम आगरा टिक करेंगे। ठीक, क्योंकि आगरा यूपी में है। तो नोट करेंगे मथुरा स्थित संयंत्र भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। IOC के अध्यक्ष ने बताया है कि उसकी कंपनी की राजस्थान में एक पवन ऊर्जा परियोजना है। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए मथुरा रिफाइनरी को TTZ से इसकी निकटता के आधार पर चुना गया है। ठीक, तो राइट आंसर मथुरा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो नोट कर लेंगे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों तक उचित स्थान में स्थानांतरित करना। ठीक, बी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नोट करेंगे इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। वही नोट करेंगे इसकी स्थापना में उनके साथ आनंद मोहन बोस भी शामिल थे। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था यह था लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति के लिए हर संभव का प्रयास करना था। तो राइट आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, युग्मक जनन के दौरान बनने वाली निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका द्विगुणित हो जाती है। तो बिल्कुल शुक्राणु जनन जो है युग्मक जनन के द्वारा बनने वाली कोशिका जो है द्विगुणित हो जाती है। तो राइट आंसर शुक्राणु जनन। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल नोट करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष किया गया था। तो सबसे पहले नोट करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किया गया था किसके साथ, बाबर और किसके साथ, इब्राहिम लोधी। नोट करेंगे बाबर और इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किया गया था, जिसमें इब्राहिम की हार हो जाती है और बाबर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है 1526 में। वही नोट करेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के बीच होता है, अकबर, नोट करेंगे अकबर और हेमू के बीच। ठीक, जिसमें अकबर की जीत होती है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। ठीक, वही नोट करेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के साथ होता है, जिसमें अहमद शाह इसे हार जीत की फैसला नहीं किया गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है। तो राइट आंसर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किया गया था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते भी दर्शाया गया है। तो नोट करेंगे समुद्रगुप्त को। बिल्कुल समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते भी दर्शाया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल नोट करेंगे। देखिए प्रारंभ में गुप्त सिक्के कुषाणों का अनुसरण करते थे। नोट करेंगे प्रारंभ में गुप्त वंश के जो सिक्के होते थे ये कुषाणों का अनुसरण करते थे, लेकिन बहुत जल्द सिक्कों के नई प्रकार में उपयोग आए। ठीक, गीतकार प्रकार के सिक्के
कटिवस्त्र पहने और शैया पर बैठे हुए समुद्रगुप्त को अपने घुटनों पर पड़ी बीड़ा बजाते हुए चित्रित करते हैं। तो राइट आंसर समुद्रगुप्त, बिल्कुल समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो नोट करेंगे, मोतियों का शहर जो है ये हैदराबाद को कहा जाता है। बिल्कुल डी इज राइट आंसर, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। वही नोट करेंगे, हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नोट करेंगे, हैदराबाद जो है भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, इसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और 2010 के अनुसार यह भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। और 1591 में, नोट करेंगे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर की स्थापना की है। तो हैदराबाद शहर की स्थापना 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के तट पर की है। ठीक, तो राइट आंसर हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो नोट करेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 63 देशों में से 8वें स्थान पर है भारत। 63 देशों में से 8वें नंबर पर भारत। नोट करेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI में भारत 63 देशों में से 8वें स्थान पर है। ठीक, और नोट करेंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में देश को उच्च दर्जा दिया गया है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहा है, मतलब बहुत बुरी बात है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में और ऊर्जा का उपयोग करने में श्रेणियों में उच्च दर्जा भी दिया गया है। तो राइट आंसर 8वां स्थान है भारत का, किसमें? जलवायु परिवर्तन और प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो नोट करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। बिल्कुल, सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। वही नोट करेंगे आगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकांश ऊर्जा जो है, मूल ऊर्जा जो है सूर्य की होती है। हमें सूर्य से सौर ताप ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य के प्रकाश का उपयोग सौर कोशिकाओं से बिजली का उत्पादन करने में भी किया जाता है। और सूर्य जो है पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है और पृथ्वी अपने ऊपर की हवा को गर्म करती है, जिससे हवा बनती है। तो राइट आंसर सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक स्रोत है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय कौन था? तो नोट करेंगे, भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय जो है ये अल्मेडा आया था। ठीक, अल्मेडा आया था। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में, और इसके बाद जो है अल्बुकर्क जो है इसके नए वायसराय के रूप में 1509 में भारत आए थे। ठीक, 1509 में भारत आए थे। तो नोट करेंगे अल्मेडा, इसके बाद फिर कौन आए थे? अल्बुकर्क। तो फर्स्ट है अल्मेडा और सेकेंड अल्बुकर्क। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकहार्य लास से यांग से विकसित हुआ है? तो जो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। यह नृत्य जो है एकहार्य लास से यांग से विकसित हुआ है। एकहार्य लास से यांग से विकसित हुआ है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें कुचिपुड़ी की, तो ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य। नोट करेंगे, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कथकली हो गया आपका केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली, जो कि शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। ओडिसी हो गया आपका उड़ीसा का। पंडवानी हो गया आपका छत्तीसगढ़ का। लावड़ी हो गया आपका महाराष्ट्र का। और मटकी नृत्य हो गया आपका मध्य प्रदेश का। गरबा हो गया गुजरात का। ठीक, तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। लगभग ये क्वेश्चन रिपीट फिर से होने लगे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।